हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1995 में आई हॉरर कॉमेडी ड्रामा एंथोलॉजी फिल्म टेल्स फ्रॉम द हुड। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे यकीन है कि आपने ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी होगी। आपको बता दूं कि ये मूवी कल्ट क्लासिक्स की गिनती में आती है। तो हुड से आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से रिलेटेड है। इसमें 4 अर्बन शॉर्ट स्टोरीज दिखाई गई हैं जिनमें वो कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं जो ब्लैक कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक हॉरर ट्विस्ट के साथ। अगर आप ब्लैक कल्चर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप इस मूवी को बड़े आराम से समझ जाओगे, और अगर नहीं जानते तो हम किस लिए बैठे हैं, मैं आपको बड़े अच्छे से समझा दूंगा। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लॉस एंजल्स में और हम देखते हैं 3 ड्रग डीलर्स स्टैक, बॉल और बुलडॉग को। ये तीनों सिम्स फ्यूनरल होम में आए थे कुछ ड्रग्स खरीदने, जो कि फ्यूनरल होम के ओनर मिस्टर सिम्स को किसी एली में मिली थी। एली 2 बिल्डिंग के बीच के गैप को कहते हैं। वो तीनों डरते हुए दरवाजे पर जाते हैं और डोरबेल रिंग करते हैं। एकदम से मिस्टर सिम्स दरवाजा खोलता है और उसे देखकर उन तीनों की हवा गुल हो जाती है। वो उन तीनों को अंदर ले जाता है। वो उससे ड्रग्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो ड्रग्स दिखाने के बजाय एक कैस्केट खोल देता है जिसमें क्लैरेंस नाम के आदमी की बॉडी थी। उसे देखकर बॉल थोड़ा उत्सुक हो जाता है और मिस्टर सिम्स से उसकी मौत के बारे में पूछता है। तब मिस्टर सिम्स बताता है कि लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया था, उसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। और यहाँ हमें क्लैरेंस की कहानी दिखाई जाती है। क्लैरेंस एक पुलिस ऑफिसर था और अपनी ड्यूटी के पहले दिन उसका पार्टनर न्यूटन उसे एक सीन पर ले गया था, जो कि एक नॉर्मल ट्रैफिक स्टॉप लग रहा था, जिसमें ऑफिसर बिली और स्ट्रॉम ने एक वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन को पकड़ रखा था, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे। क्लैरेंस वहां पहुंचता है तो वो उसे वापस कार में भेज देते हैं। वो कार में जाकर उस आदमी की कार की लाइसेंस प्लेट को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो आदमी मार्टिन मूरहाउस है, जो कि सिटी काउंसिल मैन है और वो ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़ता है। फिलहाल वो पुलिस करप्शन को खत्म करने में लगा है। क्लैरेंस ये सब चेक कर रहा था और उधर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर मार्टिन को बुरी तरह मार रहे थे। जब तक क्लैरेंस उसे बचाने के लिए पहुंचता है तब तक वो उसे मार मार कर अधमरा कर चुके थे। क्लैरेंस उनसे इसका जवाब मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं समझ रहे थे क्योंकि उसका ड्यूटी पे पहला ही दिन था। वो कहते हैं कि वो मार्टिन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और क्लैरेंस को न्यूटन के साथ वहां से भेज देते हैं। क्लैरेंस न्यूटन को कहता है कि उन्हें उन दोनों ऑफिसर्स की रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन न्यूटन उसे कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स का एक कोड होता है और अगर उसने वो कोड तोड़ा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। उधर मार्टिन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो दोनों उसे डॉक्स पर ले जाते हैं। वहां वो उसे उसकी कार में बैठाकर हीरोइन का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद वो उसकी कार में हीरोइन रखकर उसे पानी में धकेल देते हैं। मार्टिन मर जाता है और उसकी मौत के बाद जनता उस पर थूकने लगती है, क्योंकि अब उसे एक ड्रग डीलर समझा जा रहा था जो कि नशे की हालत में खुद ही मर गया। उसकी सालों की मेहनत से बनाई हुई इमेज की धज्जियां उड़ चुकी थी। उस घटना को 1 साल बीत चुका था और क्लैरेंस अब एक शराबी बन चुका था, क्योंकि मार्टिन को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया था और आज तक उसे मार्टिन की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से वो एकदम पागल हो चुका है और उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। मार्टिन की आवाज उसे बार बार ये कहती है कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ, और अब हर जगह उसे वो ही दिख रहा था, इसलिए वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो न्यूटन, बिली और स्टॉर्म को कब्रिस्तान में बुलाता है। वो उससे पूछते हैं कि उन्हें वहाँ क्यों बुलाया गया है। तब क्लैरेंस उन्हें कहता है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। आज वो ही दिन है जिस दिन उन्होंने मार्टिन को मारा था। क्लैरेंस उन्हें मार्टिन की कब्र पर लेकर जाता है और वो भी इसलिए उसके साथ जाते हैं ताकि वो उसे भी मार सकें। कब्र पर पहुंचकर क्लैरेंस कहता है कि मैं उन्हें ले आया हूँ, क्या अब तुम खुश हो? ये देखकर वो तीनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। स्टॉर्म जाकर मार्टिन की कब्र पर यूरिनेट करने लगता है और इसके बाद वो बिली को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। बिली कब्र पर जाता है और तभी कब्र में से एक हाथ निकलता है जो कि उसे जमीन के अंदर ले जाता है। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ कुछ होता है और जमीन में से कैस्केट बाहर निकल जाता है जिसके अंदर बिली मरा पड़ा था और उसके पीछे खड़ा था मार्टिन, जिसके हाथ में बिली का धड़कता हुआ दिल था। वो दोनों उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो पीछे देखते हैं मार्टिन को अपने पीछे ही पाते हैं और अचानक वो उनकी कार के ऊपर ही पहुंच जाता है। वो किसी तरह उसे कार से नीचे गिराकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वो उनके सामने खड़ा था। उससे बचने के चक्कर में उनकी कार क्रैश हो जाती है। तभी मार्टिन स्टॉर्म का सर उखाड़कर उसे मार देता है। न्यूटन जल्दी से कार के टैंक को शूट कर देता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और कार के साथ मार्टिन भी। न्यूटन सोचता है कि उसने मार्टिन को मार दिया, लेकिन वो तो पहले से ही मरा हुआ था। वो न्यूटन को एक दीवार पर क्रूसीफाई कर देता है, जहाँ क्रूसीफाइड न्यूटन भी उस दीवार पर बनी पेंटिंग का हिस्सा बन जाता है।
मार्टिन का बदला अब पूरा हो चुका था, लेकिन जाने से पहले वो क्लैरेंस से भी हिसाब लेता है कि जब उसे पीटा जा रहा था तब उसने कोई मदद क्यों नहीं की। इसके बाद हम क्लैरेंस को एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद देखते हैं और 2 गार्ड्स बात कर रहे थे कि उसने 3 पुलिस ऑफिसर को मार दिया जिनके साथ वो पहले काम करता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उन मर्डर्स का इल्जाम उसी के ऊपर लग गया और वो मेंटल हॉस्पिटल में ही मर गया, जिसके बाद उसकी बॉडी मिस्टर सिम्स के पास पहुंची। मिस्टर सिम्स की यह कहानी सुनकर वो तीनों उसे पागल समझ रहे थे। तब वो उन्हें और अंदर ले जाता है और दूसरा कैस्केट खोलता है। उसे खोलकर वो उन्हें वॉल्टर नाम के लड़के की कहानी सुनाता है। वॉल्टर एक शांत लड़का था जो कि रात को सोने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके कमरे में मॉन्स्टर आ जाएगा। वो एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है और पहले ही दिन टायरॉन नाम का लड़का उसे बुली करता है। वो वॉल्टर को मार रहा था, तभी उनका टीचर रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। वो उसे नर्स के पास ले जाता है और नर्स देखती है कि उसकी एक आंख और गाल पर ब्रूसिस थे, लेकिन वो टायरॉन की वजह से नहीं हुए थे। वो 2 या 3 दिन पुराने थे। रिचर्ड वॉल्टर से पूछता है कि क्या उसके डैड ने उसे मारा है। वॉल्टर बताता है कि उसके डैड मर चुके हैं। रिचर्ड उसे यकीन दिलाता है कि सीक्रेट उनके बीच में ही रहेगा। तब वॉल्टर बताता है कि ये मॉन्स्टर ने किया है जो कि उसके डैड के मरने के बाद आया है। उसकी बात सुनकर रिचर्ड हैरान हो जाता है, लेकिन वो यही सोचता है कि ये वॉल्टर की इमेजिनेशन है। उस रात भी वॉल्टर नहीं सोता क्योंकि उसे लगता है कि मॉन्स्टर उसके रूम में आ रहा है। उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वो रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में टेस्ट पेपर सबमिट करते वक्त रिचर्ड देखता है कि वॉल्टर के हाथ पर भी ब्रूसिस थे जो कि कल तक नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन रिचर्ड वॉल्टर की बनाई हुई मॉन्स्टर की ड्राइंग देखता है। सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन वो क्लास में बैठा ड्राइंग बना रहा था। वो रिचर्ड को बताता है कि किसी ने उसे बताया है कि जो चीजें तुम्हें डराती हैं, अगर उनकी ड्राइंग बनाकर उन्हें फाड़ या जला दिया जाए तो उस चीज से छुटकारा मिल जाता है। वॉल्टर ने टायरॉन की ड्राइंग भी बना रखी थी। रिचर्ड के जाने के बाद वो टायरॉन की ड्राइंग को अच्छी तरह तोड़ मरोड़ देता है। तभी बाहर टायरॉन के हाथ पैर टूट जाते हैं और उसे कई सारी इंजरीज आ जाती हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कैसे टूट सकते हैं, लेकिन वॉल्टर को सब पता था। उस शाम रिचर्ड वॉल्टर के घर जाता है उसकी मॉम से बात करने। वो उसे बताता है कि वॉल्टर की बॉडी पर रोज नए चोट के निशान मिलते हैं और वो कहता है कि किसी मॉन्स्टर ने ये किया है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और वॉल्टर को वहाँ बुलाती है। वो उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर की कहानियां फैलाना बंद कर दे। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। वो वॉल्टर को वहाँ से भगा देती है। वो दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड कार्ल था जो कि उन्हीं के साथ रहता था। रिचर्ड उससे भी बात करता है। वो उसे भी मॉन्स्टर वाली बात बताता है और वॉल्टर की बनाई ड्राइंग भी दिखाता है। उसे देखकर कार्ल भड़क जाता है और रिचर्ड की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है। उसके बाहर जाते ही वो वॉल्टर के कमरे में जाता है और उसे पीटने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्टर जिस मॉन्स्टर का जिक्र करता था वो उसका स्टेप फादर कार्ल ही है जो उसे और उसकी मॉम दोनों को मारता था। वो उन दोनों को बुरी तरह मार रहा था और ये सब शो रिचर्ड भी सुन लेता है। वो भागकर उनके घर में जाता है और वॉल्टर को बचाने की कोशिश करता है। तब कार्ल उसे भी मारने लगता है। रिचर्ड की हालत खराब करने के बाद वो दोबारा वॉल्टर की मॉम को मारने लगता है। तब वॉल्टर वो ड्राइंग उठाता है और उसका एक हाथ फोल्ड कर देता है जिससे कार्ल का हाथ भी मुड़ जाता है। फिर वो उसकी एक टांग भी फोल्ड कर देता है जिससे कार्ल की टांग भी टूट जाती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि वॉल्टर के अंदर किसी तरह की साइकिक पावर थी। वो उस ड्राइंग को बुरी तरह मोड़ देता है और जो हालत ड्राइंग की थी वो ही हालत कार्ल की थी। उन्हें फाइनली उस मॉन्स्टर से छुटकारा मिल चुका था। वॉल्टर की मॉम कहती है कि अब इसका क्या करें क्योंकि कोई भी उसे इस हालत में देखेगा तो उनका यकीन नहीं करेगा। तब रिचर्ड उनकी मुश्किल आसान करता है। वो वॉल्टर के हाथों उस ड्राइंग को जलवा देता है जिससे कार्ल भी जल जाता है और मिस्टर सिम्स के कैस्केट में उसकी ट्विस्टेड बॉडी पड़ी है। ये कहानी सुनकर वो तीनों हैरान थे। मिस्टर सिम्स उन्हें एक डॉल दिखाता है जो कि एक ब्लैक स्लेव डॉल थी। वो बताता है कि ये कोई आम डॉल नहीं है, ये भटकी हुई आत्माओं के लिए वे स्टेशन है। कई बार एक इंसान की बॉडी बहुत कुछ झेलती है जिस वजह से उसकी आत्मा डिस्प्लेस हो जाती है और ये डॉल उन आत्माओं के सर्वाइव करने का जरिया है। उसे ये डॉल एक घर में मिली थी, लेकिन वो कोई आम घर नहीं था। वो एक पुराना स्लेव प्लांटेशन था। पुराने टाइम में वहाँ ब्लैक लोगों को स्लेव बनाकर रखा जाता था। अब उस घर में रहने आया था ड्यूक मैटगर जो कि एक रेसिस्ट सेनेटर था और वो ब्लैक लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो पहले एक कम्युनिटी का हिस्सा रह चुका है जो कि ब्लैक लोगों के खिलाफ थे और उस घर को खरीदकर उसने पूरी ब्लैक कम्युनिटी को भड़का दिया था। वो सब उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक आदमी कहता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डॉल हाउस की आत्माएं अपने आप बदला ले लेंगी। अब वो लोग इतना ज्यादा भड़के हुए इसलिए थे क्योंकि उस घर का भी एक पास्ट है। जब सिविल वॉर खत्म हो गई थी तो उस घर के मालिक को इस बात की चिंता हुई कि उसके सारे स्लेव सब आजाद हो जाएंगे। स्लेव्स को आजाद होते वो नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सभी को मार डाला। कई सौ स्लेव्स को उसने जलाकर, काट कर और फांसी पर लटकाकर मार दिया। उन सब की लाशों को एक ही कब्र में भर दिया गया।
लोग कहते हैं कि उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब मिस कॉप्स ने यह घर खरीदा तो उसने अपने काले जादू से उन आत्माओं को काबू करके कई सारी डॉल्स में डाल दिया और वो सब आज भी उसी घर में रहते हैं। वहाँ मिस कॉप्स की उन सब डॉल्स के साथ एक बहुत बड़ी पिक्चर भी है। मैटगर अपने असिस्टेंट रोडी के साथ एक कमर्शियल शूट कर रहा था, तभी अचानक रोडी स्टेयर से नीचे गिर जाता है। मैटगर देखता है कि वो मर चुका है और हम देखते हैं कि उसका पैर वहाँ पड़ी एक डॉल पर पड़ा था। जब मैटगर रोडी के फ्यूनरल से जा रहा था तो वो देखता है कि उसकी कार में वही डॉल पड़ी थी। वो उसे कार से बाहर फेंक देता है। घर जाकर वो रोडी की रिकॉर्डेड फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि उसे उसी डॉल ने धकेला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि उसमें से मिस कॉप्स की सबसे फेवरेट डॉल गायब थी, जो कि उसकी गोद में ही बैठी थी। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन हमें पता है कि वहाँ कौन आया है। वो वही डॉल है जिसे मैटगर ने रोड पर फेंक दिया था। वो स्टेयर्स पर बैठकर मैटगर को ही देख रहा था। मैटगर उसकी तरफ एक वास फेंकता है, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। मैटगर उस पेंटिंग के पास जाता है और अमेरिकन फ्लैग मिस कॉप्स के मुंह पर दे मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो भी हैरान था। तभी वो डॉल उसे झपट लेती है और उसकी गर्दन पर काटने लगती है। मैटगर उसे नीचे पकड़कर उसे भी फ्लैग की स्टिक से मारता है और आखिर में उसे शॉटगन से शूट कर देता है। अब वो बेफिक्र होकर अंदर जाता है, लेकिन वो देखता है कि अब उस पेंटिंग में से और डॉल्स भी गायब थी और मिस कॉप्स का चेहरा भी ठीक हो चुका था। वॉल्टर उन डॉल्स को ढूंढने लगता है और हॉल में उसे वही डॉल मिलती है जिसे वो शॉटगन से ब्लास्ट कर चुका था। वो डॉल उसका पीछा करती है। मैटगर उससे तो बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस बार उस पेंटिंग में से सारी डॉल्स गायब थी। यहाँ उसकी सांसें अटक जाती हैं। सभी डॉल्स उसे घेर चुकी थी। वो सब मिलकर उसे खाने लगते हैं और आखिर में मिस कॉप्स भी पेंटिंग से निकल जाती है और अपनी फेवरेट डॉल के साथ मैटगर को मरते हुए देखती है। अब वो तीनों मिस्टर सिम्स की कहानियों से पक चुके थे। वो उससे ड्रग्स मांगते हैं। तभी बॉल वहाँ रखा एक कैस्केट देखता है और वो उन सबको भी उसे दिखाता है। उस कैस्केट में एक लड़के की बॉडी थी जिसका नाम था क्रेजी के। मिस्टर सिम्स उनसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने बस उसे अपने नेबरहुड में घूमते हुए देखा था। तब मिस्टर सिम्स उन्हें उसकी स्टोरी सुनाता है। क्रेजी के एक गैंग मेंबर था और उसने ना जाने कितने ही लोगों की जान ली थी। एक दिन वो लॉस एंजल्स की गलियों में घूम रहा था, तभी उसे एक एनिमी दिखाई देता है जिसे वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो उसका पीछा करता है और एक नेबरहुड में पहुंच जाता है, जहां वो बिना कोई सवाल जवाब किए उसे शूट कर देता है। क्रेजी के वहां से भागने लगता है, तभी 3 लड़के उसे भी शूट कर देते हैं। उसके अंदर अभी भी सांस बची थी। वो तीनों भी उसे इतनी आसानी से मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है। वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। पुलिस क्रेजी के को अरेस्ट कर लेती है। उसे उम्र कैद की सजा होती है। एक दिन डॉक्टर कुशिंग प्रिजन में आती है और क्रेजी के को वहां से एक फैसिलिटी में शिफ्ट कर देती है। उस फैसिलिटी में गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था और क्रेजी के उनके सब्जेक्ट्स में से एक था। वहां उसे किसी तरह की गैस इनहेल कराई जाती है और उसे उनकी पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट दिखाया जाता है। कैसे वो स्लेव्स बनकर रहते थे और लोगों का जब मन करता था वो उन्हें मार देते थे, सिर्फ फन के लिए भी। जब उन्हें आज़ादी मिली तब भी कई सारे ग्रुप्स बन गए जो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। अब मॉडर्न वर्ल्ड में उनके पास सभी राइट्स हैं और कोई उन्हें नहीं मार सकता, तो वो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं और इसे वो थग लाइफ कहते हैं। अपनी ही कम्युनिटी को मिटाने को वो कूल समझते हैं और क्रेजी के अकेला ही ना जाने कितने भाइयों को मार चुका है। बेसिकली वो उसे रियलिटी चेक दे रहे थे। इसके बाद वो उसे एक डार्क बेसमेंट में डाल देते हैं, जहाँ उसे वो सब लोग दिखने लगते हैं जिन्हें उसने अब तक मारा था। उसमें उसके कजन्स भी थे, कुछ अनजान लोग भी थे और कुछ बच्चे भी थे जिन्हें उसने मारा था, लेकिन उसे याद तक नहीं था कि उसने उन्हें मारा है। ये सब उसे पागल करने लगता है। तभी वो जाग जाता है और हम देखते हैं कि वो भी उसी नेबरहुड में पड़ा है और वो 3 लड़के उसके ऊपर गन ताने खड़े हैं। अब ये सब शायद मरने से पहले इंसान को दिखता हो, ताकि उसे अपनी की हुई सारी गलतियां पता चल सके और आखिरी वक्त पे वो माफी मांग सके। लेकिन क्रेजी के कोई माफी नहीं मांगता। तब वो तीनों उसे मार देते हैं और ऐसे उसकी बॉडी मिस्टर सिम्स के पास पहुंचती है। बुलडॉग मिस्टर सिम्स के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि क्रेजी के को मारने वाले 3 लड़के वही थे। बुलडॉग उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले वो उससे ड्रग्स लेना चाहते थे। मिस्टर सिम्स उन्हें बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो उन्हें 3 कॉफिन्स दिखाता है और कहता है कि ड्रग्स इनके अंदर हैं। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। लेकिन कॉफिन्स खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कॉफिन्स के अंदर उन्हीं की लाशें पड़ी थी। मिस्टर सिम्स बताता है कि जब उन्होंने क्रेजी के को मारा था, तब उसकी गैंग के कुछ लड़कों ने उन्हें भी मार दिया था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तब मिस्टर सिम्स उन्हें बताता है कि ये कोई फ्यूनरल होम नहीं है, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। और ये कहते ही वो सेटन का रूप ले लेता है और वो तीनों भी बाकियों के साथ आग में जलने लगते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो मूवी कितनी ज़्यादा यूनिक है ये तो आपने देख ही लिया। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है। तीनों तक सोचते हैं कि वो ड्रग्स लेने आए हैं, लेकिन असल में वो मरने के बाद नर्क में आए थे। और बाकी स्टोरीज में भी हमें ब्लैक कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, थोड़ी फैंटेसी और हॉरर ऐड करके। पहली स्टोरी में दिखाया गया है पुलिस करप्शन, जिसे लेकर फिलहाल भी अमेरिका में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। दूसरी स्टोरी में दिखाया गया है डोमेस्टिक अब्यूज, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, और इस मूवी में उसकी एग्जैक्ट वजह भी दिखाई गई है। वॉल्टर के फादर के मरने के बाद जब उसकी मॉम की लाइफ में कोई दूसरा आदमी आता है तो वो उन दोनों का पूरा खर्चा उठाता है, लेकिन बदले में वो उन दोनों को रोज मारता है, और इसके खिलाफ वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर ही निर्भर थे। तीसरी स्टोरी में दिखाया गया है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म। एक रेसिस्ट सेनेटर कैसे गवर्नर बनना चाहता था ताकि वो ब्लैक कम्युनिटी को परेशान कर सके और कोई चाहकर भी उसका विरोध ना कर पाए। चौथी कहानी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम गैंग वायलेंस दिखाई गई है, जो मूवीज में क्या और गानों में क्या हर जगह आपको देखने मिल जाएगी, और ये सच में ब्लैक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होता है। इसके ऊपर अनगिनत फिल्में भी बन चुकी हैं जिन्हें आप देख सकते हो। कुछ कॉमेडीज भी हैं तो कुछ एक्शन और कुछ ड्रामा भी। और इन कहानियों के बाद एंड में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये मूवी बनी थी $6 मिलियन के बजट में, और इसने ऑलमोस्ट $12 मिलियन की कमाई की थी। 1995 में रिलीज होने के बावजूद इसे 2017 में ब्लू रे पर रिलीज किया गया, और 2018 में इसका एक सीक्वल भी आया था जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा। उसमें भी ब्लैक कम्युनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, लेकिन वो थोड़ा मॉडर्न है और इस मूवी के सामने वो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसे देखकर आप सब डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको वो मूवी देखनी है तो मैं इन दोनों मूवीज के लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसा ही रेयर और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो। और नोटिफिकेशंस की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि एक बार दोबारा आप सभी अपनी नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें। और ज़्यादा अपडेटेड और कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन चारों में से आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।